ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। आज हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कंप्यूटर से कैसे लिंक किया जाए और लिंक करके इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए। तो बहुत सारी फिल्मों में हम लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखा होगा कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से इंटरफेस कर लेते हैं और ह्यूमन ब्रेन में जो चल रहा होता है उसको रीड करते जाते हैं। जैसे मूवी आई थी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कि जो ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा था एक्टर के या विलेन के, वो सब कुछ कंप्यूटर पे विजिबल हो रहा था, पढ़ा जा सकता था, देखा जा सकता था। तो ये तो एक फिक्शन पार्ट हो गया क्योंकि मूवी में देखा था। क्या ये रियलिटी में हो सकता है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी जिसको यूज करके हम लोग इसको रियलिटी में ला सकते हैं? तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस फ्रॉम फिक्शन टू रियलिटी। इन द फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ द वाचोव्स्की ब्रदर्स मूवी ट्रायोलॉजी जो आई थी, द मैट्रिक्स के 3 पार्ट आए थे, तो उसमें ये देखा गया था कि ह्यूमंस डाइव इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड बाय कनेक्टिंग देयर ब्रेन्स डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर। यानी कि जो मानव उसमें दिखाए गए हैं वो एक दूसरे के व्यवहार से परिचित हो सकते थे थ्रू द कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर में उनके ब्रेन की मैपिंग हो रही थी। यानी ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा था वो कंप्यूटर में मैप हो रहा था और उसके थ्रू रियलिटी में कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी उस मूवी में। क्या ये पॉसिबिलिटी रियलिटी में है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी संभव है, हो सकती है या नहीं हो सकती? इस पर ही आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको कहा ब्रेन मशीन इंटरफेस या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो पहले इसके बात करेंगे डेफिनेशन की, फिर इसके जनरल प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर क्या कुछ अभी तक इसमें हो पाया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होंगे, उसका सिंप्लीफाइड मॉडल कैसा बनेगा बीसीआई का, बीसीआई मॉडल बनने के बाद ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी बीसीआई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जो यूजर होगा उसको कैसे ऑपरेट करेगा, क्या अभी तक जो चल रहा है बीसीआई का अप्रोच, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ईईजी इलेक्ट्रिकल एन्सेफेलोग्राफ जिसको बोलते हैं, जो बेस्ड है बीसीआई पे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये सारी चीज की हम लोग बात करने वाले हैं जो बीसीआई से जुड़ा हुआ है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से। अब अगर डेफिनेशन की बात करें कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या, बीसीआई है क्या। A brain computer interface is a collaboration in which a brain accepts and control a mechanical device as a natural part of its representation of the body. ब्रेन जैसे हमारे शरीर के अन्य अंगों को कंट्रोल करता है। ब्रेन से हम सिग्नल देते हैं तो हाथ की मूवमेंट कराते हैं, किसी चीज को पकड़ना है तो हमारे पास ब्रेन से जब तक सिग्नल नहीं आता, हैंड तक वो सिग्नल नहीं पहुंचता, तब तक उसको नहीं पकड़ते। या जैसे आपने देखा होगा जब कोई आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है तो ब्रेन से सिग्नल जनरेट होकर के हैंड के मोटर नर्व्स तक जा नहीं पा रहा। वो आदमी दिमाग में सोचता तो है पर ब्रेन में जो सिग्नल है, जिस पॉइंट से उसको ट्रांसमिट होना है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग आ गया या उसके रास्ते में
कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से वो हैंड को सिग्नल नहीं दे पा रहा, तो वो काम बाधित हो गया, वो काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रेन जो है वो एक्सेप्ट करेगा बाहर से सिग्नल को, यानी कंप्यूटर है या मैकेनिकल कोई सिग्नल है, उसको रिसीव करेगा, और नेचुरली जैसे वो शरीर के अन्य हिस्सों को ऑपरेट करता है, कुछ उसी तरह से वो उस मैकेनिकल डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा अपने ब्रेन के थ्रू। तो मैकेनिकली ही ये पॉसिबिलिटी हो जाए कि ब्रेन किसी डिवाइस को कंट्रोल करने लगे, उसकी मूवमेंट को ब्रेन जैसा चाहे वैसा ऑपरेट कराए, तो इसे कहा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में मेनली क्या है, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन ही जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे तीन डायग्राम्स दिए हुए हैं, तीन सिचुएशन दी हुई है, ए बी और सी। सिचुएशन ए, in healthy subjects primary motor area sends movements command to muscle via spinal cord। तो मुझे कोई चीज लिखनी है, अपने हाथ से यूज करना है पेन को, तो इसके लिए सिग्नल जो जनरेट होगा वो मस्तिष्क से जनरेट होगा, थ्रू न्यूरॉन्स वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलके बना है। तो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये सिग्नल हैंड को जाता है, तो पर्टिकुलरली हम उस तरह से उस पेन को पकड़ पाते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो मस्तिष्क में हमारे आ रहा है कि मुझे ए बी सी डी कुछ लिखना है, वो एग्जैक्टली वैसा लिख पाते हैं। इन पैरालाइज्ड पीपल क्या होता है, ये जो रास्ता है ये कहीं ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज आ गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो किसी वजह से सिग्नल जनरेट तो हुआ, मस्तिष्क से जनरेट तो हो रहा है, लेकिन जहां पे ब्लड क्लॉटिंग है वहीं पे आके वो रुक गया, उसके आगे पास हुआ ही नहीं, गया ही नहीं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स तक, तो वो काम अब नहीं हो पा रहा। अब ये जो चीज हो रही है, इस तरह की परेशानियां जो हो रही हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया गया कि क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है क्या, कि ये जो शरीर में रुकावट पैदा हो रही है, इसको बाईपास करके क्या कोई और रास्ता हो सकता है क्या। तो जो तरीका निकाला उसको सी फिगर में दिखाया, सी डायग्राम में दिखाया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड डिकोडर वो जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उस सिग्नल को पढ़ पाए, और पढ़ने के बाद वो मसल तक उस सिग्नल को पहुंचा पाए कि भाई ये हाथ से लिखने का प्रयास किया जा रहा है, तो हाथ तो अभी भी वैसा ही है, हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि हाथ के मसल्स को वो सिग्नल ही नहीं मिल पा रहे कि उसको करना क्या है। वो सिग्नल बाईपास होकर के कंप्यूटर के डिकोडर के थ्रू उस तक पहुंचने लगे, तो हाथ ने काम करना शुरू कर दिया। तो हम कर क्या रहे हैं, एक उसको अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू मशीन्स, थ्रू कंप्यूटर। कुछ इसी तरह का ऑपरेशन पूरी तरह से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में होता है या ब्रेन मशीन इंटरफेस में होता है। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल यहाँ बताया गया कि क्या चीज होती है अगर किसी मशीन को ह्यूमन बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ, खास करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। बैकग्राउंड की अगर बात करें कि कैसे ये टोटल ट्रांसमिशन होगा, तो जो सिग्नल्स आते हैं हमारे, सिटी स्कैन की फोटो अगर देखेंगे तो कुछ इसी तरह की दिखती है जैसी इस डायग्राम में दिख रही है। तो सिग्नल्स फ्रॉम एन एरे ऑफ न्यूरॉन्स रीड,
सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, उनको कौन कैरी करेगा मस्तिष्क में? न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रल पार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। वो वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, इस तरह के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं और उस सिग्नल को फिर आगे एम्पलीफाई करते हैं। यानी अगर वो वीक सिग्नल है तो उसको एम्पलीफाई भी ब्रेन में ही हो रहा है। आफ्टर एम्पलीफिकेशन उसको फिर ट्रांसमिट किया कंप्यूटर को, क्योंकि अब हमको जरूरत है उस सिग्नल को उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने की जो नेचुरली नहीं पहुंच पा रहा है किन्हीं कारणों से। तो हम क्या करेंगे, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे कंप्यूटर को, ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर। ट्रांसफॉर्म टू डिवाइस कंट्रोल कमांड। अब कंप्यूटर के थ्रू क्या होगा, उसको रीड करने के बाद उस कमांड्स को रीड किया जाएगा कि किस तरह का सिग्नल था, ब्रेन से जो जनरेट हुआ किस काम के लिए था, उससे रिलेटेड कौन कौन से डिवाइस है, उसको कौन कौन से कंट्रोल कमांड्स देने हैं। तो इस पूरे काम को करने के लिए कंप्यूटर में चिप्स और प्रोग्राम्स होते हैं। तो कंप्यूटर की पर्टिकुलर चिप्स होती हैं, कुछ चिप्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट होंगी, क्योंकि कंप्यूटर से जो सिग्नल जनरेट होगा उसको बॉडी में रिसीव करने के लिए भी कोई चीज लगी होनी चाहिए, तब तो वो कंप्लीट वर्क करेगा। तो कंप्यूटर चिप्स जो है वो इंस्टॉल रहेंगी पार्ट में, और वहां पे जो चिप्स है उसके थ्रू वो जो कुछ भी कमांड दिया गया, कंट्रोल कमांड सिग्नल जनरेट हुए, वो एक्शन में चेंज होंगे, यानी उनसे वही एक्शन कराया जाएगा जो यहां से मिला था, ब्रेन से जो मिला था। ऑल्दो कि वो वीक सिग्नल था, नेचुरली वो ब्लॉक हो रहा था, इसलिए वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो बीच में किसका इस्तेमाल किया? पूरा कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर को सिग्नल को पहुंचाया, कंप्यूटर ने उस सिग्नल को डिकोड किया, फिर उस सिग्नल को के काम को कराने के लिए जो कंट्रोल कमांड्स देने थे उस कंट्रोल कमांड्स को लिखा दिया और उसको भेजा बॉडी में प्लांट किए गए चिप्स तक, जिससे कि वो फंक्शन परफॉर्म वहां पे कराया जा सके उस बॉडी पार्ट के थ्रू। तो ये एक टोटल प्रोसीजर है किसी सिंपल ब्रेन मशीन इंटरफेस का, कि ब्रेन से किसी मशीन को जोड़ा जाए और फिर उस मशीन से बॉडी के अन्य एक्शंस को परफॉर्म कराया जाए जो नेचुरली नहीं हो पा रहे। तो ये ब्रेन के लिए है, बाकी और बॉडी पार्ट्स के लिए इस तरह का वर्क हो पाना उतना आसान नहीं दिखता कि किडनी के लिए भी करा लें इस तरह का। तो अभी काम इस तरह का चल रहा है कि क्या आर्टिफिशियल किडनी बनाई जा सकती है, या इस तरह के कुछ निर्माण हो सकते हैं जो उस बॉडी ऑर्गन को ही पूरी तरह रिप्लेस कर दे। तो ब्रेन में चूंकि ये खासियत है कि ब्रेन में सिग्नल तो जनरेट होगा, अगर उसके तीनों पार्ट सेरिबेरम, सेरिब्रल और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, ये तीनों पार्ट्स अगर उसके ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी तो है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आदमी कोमा में भी चला जाए तो वो चीजों को सुन रहा होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वो बात को सुन रहे हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल बॉडी के अन्य पार्ट तक जा ही नहीं पा रहा। उसको बोलना तो वो चाह रहा है लेकिन वो सिग्नल ही नहीं जा रहा, बीच में कहीं जो है वो ब्लॉकेज है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो गई आने वाले समय में, धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर ये होती गई, तो कोई पेशेंट अगर कोमा में भी है और उससे कोई बात करना चाह रहा है तो ब्रेन में सिग्नल से जो जनरेट हुए हैं उसका तरीका निकाला जा सकता है कि भाई वो किसी कंप्यूटराइज सिग्नल के थ्रू वो उसके जो जनरेटेड सिग्नल हो रहा है ब्रेन में वो क्या कहना चाह रहा है उसको रीड किया जा सके। अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज आप इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अभी इस पे काम चल रहा है, कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी होना बाकी है।
तो ये जब धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सारी चीजें आती जाएंगी, तो हम लोग जो अभी सोच रहे हैं वो होता हुआ दिखने लगेगा। तो ये तो था बैकग्राउंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। अब हाउ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वर्क, काम कैसे करेगा। ये एक डायग्राम है जिसमें अगर आप देखें तो एक चिप को प्लांट किया गया ब्रेन में, जिससे लिखा इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड रिट्रीव कर रहा है एस्केप्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो पहुंच नहीं पा रहे हैं पर्टिकुलर उस प्लेस तक जहां उनको पहुंचना है। न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स जनरेट हुए, लेकिन वो पहुंचे नहीं जहां तक उनको जाना था। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उन सिग्नल्स को जो एस्केप्ड या सिग्नल्स हैं जिनको जो जहां पहुंचना चाह रहे हैं पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा उन सिग्नल्स को, उन एस्केप्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, और फिर वहां से वो उसको सेंड करेगा कहां पे, कंट्रोलर जो मेन कंप्यूटर है उसका। तो बेसिक कंप्यूटर इंटरफेस अगर कह लें ब्रेन का जो है वो कैसे काम करता है, उसका एक जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक पर्सन है जिसके ब्रेन से सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। सामने इसके एक एप्लीकेशन या ये जो काम करना चाह रहा है वहां से सिग्नल आंखों के थ्रू उसको मिला। वो कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग पढ़ने को कहा जा सकता है, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, उसके बाकी अंग काम नहीं कर रहे पर आंख देख पा रही है, ठीक ठीक ब्रेन काम कर रहा है। वहां से वो एक सिग्नल्स को ले रहा है कि भाई उसको करना क्या है, किसी चीज को पढ़ना है, पढ़ के बताना है, या कोई और काम बोल के कराना है। तो उस तरह का उसको सिग्नल ब्रेन में जब जनरेट होता है, उस सिग्नल को जनरेट करने के बाद ब्रेन से उस सिग्नल को हमको लेना होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं सिग्नल एक्विजिशन, जो प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे आपको दिख रहा था। ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एक्विजिशन का पार्ट है, सिग्नल एक्विजिशन, वो यहाँ पे कर रहा है इलेक्ट्रोड, उन सिग्नल्स को ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड ने सिग्नल को एक्विजिशन किया, इकट्ठा किया। अब इकट्ठा करने के बाद इसने ये जो बड़े वाले ब्लॉक में भेजा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये कंप्यूटर है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। इसने उस सिग्नल को प्री प्रोसेस किया, कुछ फिल्टर किया उसमें से नॉइज सिग्नल्स या कुछ और जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं। प्री प्रोसेस करने के बाद उसने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो किस श्रेणी की है, किस चीज के लिए कहा जा रहा है, किस क्लासिफिकेशन में है, सुनने के लिए है, कुछ करने के लिए है, हाथों पैरों का कोई काम है, बोलने का काम है, उस क्लासिफिकेशन को उसने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद अगर वो कुछ बोलने का है तो उस एप्लीकेशन इंटरफेस तक ले गया, यानी कि उसके मुंह पे जो माइक है या कोई चीज वो बोलने का सिग्नल है तो उस तक कोई माइक पहुंचाया जाए, वो कुछ सुनना चाह रहा है, कुछ देखना चाह रहा है तो उस तरह का विजुअल एक सीन उसके सामने लाया जाए या मॉनिटर लाया जाए, वो सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से प्रोवाइड होंगे और फाइनली वो आदमी उस काम को करेगा। तो ये जो आदमी अपने हाथ पैरों से नहीं कर पा रहा था, उस चीज को करने के लिए हमने पूरा ये सिस्टम बनाया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी इस आदमी को कुछ अपने हाथों को मूव करा करके कोई काम करना था, पर चूंकि इसके अपने हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो उसने एक सिग्नल जनरेट तो उसके दिमाग में हो ही रहा है,
उस सिग्नल को लिया, उसको प्री प्रोसेस किया, फिर क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन तक ले गए जहां पे उसके हैंड की जो काम करना था वो काम को वो कराएगा। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का डेथ हुआ था, साल डेढ़ साल हो गए, हॉकिंस। हॉकिंस जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंस। और स्टीफन हॉकिंस को अगर आपने देखा हो तो वो एक कुर्सी पे बैठे हुए दिखते। उनकी ये स्थिति थी कि उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उनको ये बीमारी ही थी कि शरीर के अंग धीरे 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 काम करना बंद कर देंगे। तो स्टीफन हॉकिंस बिल्कुल स्टार्ट से ऐसे नहीं थे। स्टार्ट से उनका शरीर ठीक था, पर धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया उनके कुछ अंगों ने काम करना बंद किया। और जब उन्होंने बिग बैंग थियरी के बारे में अपना एक आर्टिकल लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसको हॉकिंग्स थियरी भी कहते हैं, तो उस वक्त तक उनके हाथ की कुछ उंगलियां सिर्फ काम करती थी। उन उंगलियों से वो कुछ सिग्नल सेंड करते थे कंप्यूटर को ब्रेन से, और उसके थ्रू जो वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसको बताने का प्रयास करती थी। कुछ दिनों बाद वो उंगलियां भी काम करना बंद कर दी। फिर उसके बाद उनके लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाई गई जिसमें वो अपनी आंखों की सिर्फ मूवमेंट से बताने का प्रयास करते थे कि क्या चीज वो कहना चाह रहे हैं। तो स्टीफन हॉकिंस की जो व्हील चेयर थी वो बहुत स्पेशलाइज्ड व्हील चेयर थी। उस पे ये सारे सिस्टम लगे थे। उनके चेहरे के सामने एक मॉनिटर लगा था जो उनकी आई की मूवमेंट को पहचानता था, और उस आई की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके ब्रेन में जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उसको वो रीड करते थे। और फिर उसके आधार पे उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो थियरी दी, उसको नोट किया गया, बताया गया। ये सारा काम होता था। तो ये कुछ जो भी वर्क था वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, जिसे कह रहे हैं हम लोग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो इसमें करना क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, टू इम्प्लांट डिवाइस और क्रोनिक मल्टी इलेक्ट्रोड एरे। अगर ब्रेन के किसी पार्ट से सिग्नल नहीं जा पा रहा है तो वहां हमें कोई डिवाइस इम्प्लांट करनी होगी। अगर लार्जर एरिया इस तरह का नहीं कर पा रहा है तो एक मल्टी इलेक्ट्रोड एरेज को वहां डालना होगा, लगाना होगा। वहां से जब सिग्नल एक्वायर्ड हो जाए, एक्विजिशन हो जाए उन सिग्नल्स का, तो उन सिग्नल्स को हम, जो रिकॉर्डेड सिग्नल्स, उनको प्रोसेसिंग सेक्शन में भेजना होगा जो उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद एक्सटर्नल डिवाइस होगी, जो सब्जेक्ट, जो यूजर जो चाह रहा है, जो चीज प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जो कंट्रोल करना चाह रहा है, उस काम को वो परफॉर्म करेंगी। परफॉर्म करने के बाद अगर यूजर को ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें बदलाव की जरूरत है तो एक फीडबैक सेक्शन है। फीडबैक सेक्शन यानी वो अपनी आंखों से उस चीज को देख रहा है। तो यहाँ पे आंखों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आंखों के थ्रू ही सारी चीजें देख रहा है। जो जो वो चाह रहा है वो हुआ या नहीं हुआ, क्या उसमें कोई गलती है या कोई सुधार की जरूरत है। तो अगेन वो एक नया सिग्नल जनरेट करेगा जो उसके ब्रेन से होता हुआ उस सिस्टम तक जाएगा, उस एप्लीकेशन को परफॉर्म कराएगा, और परफॉर्म कराने के बाद वापस एक फीडबैक तब तक आता रहेगा जब तक कि वो काम बिल्कुल अच्छी तरह से हो नहीं जाता। ये किसी भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के 4 मुख्य स्टेप हैं। ब्रेन की रिकॉर्डिंग, ब्रेन में सिग्नल जो हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग, उस जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोसेस करना, एग्जैक्टली वो सिग्नल है किस तरह का, किस फील्ड का है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना,
किन डिवाइसेस से उस तरह के सिग्नल के जो प्रोड्यूस हुआ उसका काम होना है, उन डिवाइसेस को बनाना, उन डिवाइसेस को उसके पास रखना, उस एक्शन को परफॉर्म करना, वो एक्शन करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए फीडबैक पाथ उस यूजर को देना जिसके दिमाग में ये चीज आ रही है, जिससे वो संतुष्ट हो सके कि काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसमें क्या क्या चीजों की और सुधार हो सकता है। तो ये 4 लेयर होते हैं किसी भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के। इसी में बहुत सारा इसके इंटर लेयर्स भी हैं, यानी इम्प्लांटिंग डिवाइस अपने में एक लेयर दिखता है कि ये एक स्टेप का काम है, लेकिन इम्प्लांट करना और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है ये अपने में कंप्लीट सब्जेक्ट है, जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, या यूं कह लें कि अब एक इंजीनियरिंग की ब्रांच नई स्टार्ट हुई जिसको कहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यानी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि सम पार्ट ऑफ द बायोलॉजी related with the human is now controlled or conditioned or used with the help of engineering। तो वहां पे ह्यूमन और मशीन के इंटरफेस जितने भी हैं उनके बारे में 4 साल तक पूरी पढ़ाई होती है। तो ये कंप्लीट एक ब्रांच है। अब आप समझे, ये एक टॉपिक नहीं है, ये पूरी पूरी ब्रांच है जिसमें बहुत सारी चीजों की बात होती है। उसी के कुछ एक उदाहरण हम लोग अभी देख पा रहे हैं, जैसे ऑक्सीमीटर है और स्मार्ट वॉच है। तो एक्चुअल में पहले इस तरह का कोई डिवाइस था नहीं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। अभी बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस बायोमेडिकल में आ गए जिनको आप पहन करके बहुत सारे पैरामीटर लगातार चेक करते रहते हैं कि किसी आदमी का पल्स रेट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, बीपी मॉनिटर कर सकते हैं, उसके पल्स या उसके कार्डियोग्राम यानी कि उसके जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको जान सकते हैं। आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन आ गई है जो डायलिसिस करा सकती है। तो अब ये बहुत सारा एडवांसमेंट जो हो रहा है मेडिकल फील्ड में, वो बगैर इंजीनियरिंग के पॉसिबल नहीं है, उसमें इंजीनियरिंग का भी रोल है। तो ये एक बिल्कुल ही नई ब्रांच कह लें। कुछ जगह पे इसकी पढ़ाई शुरू भी होगी, कुछ आईआईटीज में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती भी है, कुछ और इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। पर ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें फ्यूचर में बहुत काम होना है, तो इसकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि हर जगह इसकी पढ़ाई है नहीं, वो फैसिलिटी है नहीं, कुछ ही जगहों पे है। तो लिमिटेड अमाउंट में सीट्स हैं, खास करके इंडिया में। अब्रॉड में तो इस पे काफी काम हो रहा है। तो सर्वाधिक काम जो है वो जर्मनी में इस पे वो चल रहा है। तो जर्मनी में कई इंस्टीट्यूट हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को कराते हैं, वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होते हैं। तो दवा कंपनियां जो हैं बहुत सारी, वो भी इस काम को प्रमोट करती हैं, तो उन्होंने कुछ अपने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। जो इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाती हैं, कि कैसे जो है किसी अ, आदमी के सारे वाइटल पैरामीटर्स को बगैर उसको ज्यादा परेशान किए, यानी कि उसका ब्लड सैंपल लें, यूरिन सैंपल लें, या बहुत सारी और जो जांच है उसको लें, फिर 5-6 घंटे लैब में लगेगा या 1-2 दिन लग जाता है, फिर कोई रिजल्ट आता है, फिर तब जाके डॉक्टर उस पर एनालिसिस करते हैं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बगैर इसके लिए शरीर पे कहीं उसने पहन रखा है या कहीं एक जगह कुछ लगा दिया कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, और उसको लगातार जो है रिकॉर्ड किया जाता रहे और डॉक्टर को भेजा जाता रहे। तो जो डॉक्टर है यानी कि जो बायोलॉजी का फील्ड है उसको हेल्प मिल रही है इंजीनियरिंग के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि नाड़ी देख करके वैद्य जी लोग जो बता दिया करते थे। तो या तो उतना एक्सपीरियंस पर्सन हो, अदरवाइज अब डॉक्टर्स भी धीरे धीरे आप देखें तो वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेस्ट पे।
तो सिंपल बीमारी भी होती है तो सीधा कहते हैं कि भैया ये टेस्ट करा लो, इसकी रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। तो अभी तो ये ऐसा कह रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे कि भाई आपको ये बीमारी है, ये पर्टिकुलर ये डिवाइसेस आप जो है पहन लीजिए, और जब आप पहने रहेंगे तो मैं आपका जो है पैरामीटर देखता रहूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाओं को देता रहूंगा या बदलता रहूंगा। तो ये सब बदलाव आने वाले समय में होने वाला है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो अभी तभी आपने पढ़ी है किसी सब्जेक्ट में। किसी डॉक्टर को किसी चीज कोई मरीज की रीडिंग देखनी है तो उसको 5G से इंटरनेट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार डेटा उसके पास आना चाहिए बगैर रुकावट के। जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है वो अपग्रेडेड वर्जन का होना चाहिए। बहुत सारा डेटा बहुत सारे जगह से आएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे मरीज होंगे। उस डेटा को वो स्टोर करके रख पाए इतनी उसके में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी। तो वहां फिर बात आएगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्योंकि वहां क्लाउड स्टोरेज होगा। इसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो कंप्लीट है ही, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बगैर तो ये सारी चीजें कोई पॉसिबल नहीं है कि मशीन्स के को इंटरनेट से जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ये सारी चीजें होंगी नहीं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह लीजिए, 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, AR VR का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, ये सब कुछ आने वाले समय में यूज होने वाला है। इसीलिए इसको कहा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है जो अभी पूरी तरह से डेवलप हो गई हो। अभी सब की सब डेवलपमेंट के प्रोसेस में, कुछ काम हो रखा है, कुछ काम अभी होना इसमें बाकी है। तो आज यहाँ तक ही रखेंगे हम लोग इस लेक्चर को। नेक्स्ट इसके आगे बेसिक कंपोनेंट्स के आगे इम्प्लांट कैसे करते हैं, इम्प्लांट डिवाइसेस से न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल लेते हैं, फिर सिग्नल प्रोसेसिंग सेक्शन कैसे काम करता है, इन सब पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।